हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बफर सिस्टम के बारे में एंड उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। देखिए, बफर सिस्टम क्या होता है और ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कैसे हेल्प करेगा, ये लेसन आपको इस कंसेप्ट को समझने में हेल्प करने वाला है। सबसे पहले हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि बफर होता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि बफर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। अगर हम सिंपली एक बफर की बात करें तो बफर बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास एक मिक्सचर होता है। और ये मिक्सचर क्या करेगा, ये मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर के अंदर आपको या तो देखने को मिलेगा एक वीक एसिड, ठीक है, यानी कि बफर जो होगा एक वीक एसिड का एक मिक्सचर होता है उसके सॉल्ट के साथ में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बफर बेसिकली एक मिक्सचर होता है आइदर वीक एसिड विद देयर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, या फिर हम कहेंगे आइदर अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद देयर सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर ऑफ आइदर वीक एसिड विद देयर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसी के साथ क्या कहेंगे हम, और strong acid with their salt of weak base। सिंपल वर्ड में कहें तो बेसिकली बफर सिस्टम के अंदर हमारे पास एक होता है कोई भी वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर हमारे पास वीक एसिड है तो उसके साथ हम लोग सॉल्ट को ऐड करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम उसमें रखते हैं सॉल्ट जो कि वीक बेस का बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली बफर सिस्टम का काम होता है पीएच बैलेंस करना। पीएच को ये बैलेंस करता है, पीएच को ये मेंटेन करके रखेगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसका पीएच हमारा लोअर डाउन हो गया है, तो बफर सिस्टम उसको मेंटेन करेगा पीएच को हाई करने में, ठीक है। अगर आपके किसी सॉल्यूशन का, किसी सेल का, बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें, किसी सेल का अगर पीएच हमारा डिक्रीज हो जाता है तो उस पीएच को इंक्रीज करना बफर सिस्टम का काम है। अगर वहां पर हमें पीएच को बढ़ाना होता है तो ये पीएच को बढ़ाएगा, पीएच को घटाना है तो ये पीएच को घटाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो बेसिकली बफर सिस्टम का काम ही यही है, क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि पीएच सेंसिटिव मैनर में काम करते हैं। इवन इंजाइम्स के लिए तो हमने ये चीज पढ़ी ही है कि इंजाइम्स को एक पर्टिकुलर पीएच रेंज चाहिए होता है, उसी रेंज में वो काम करते हैं, है ना। अब उस पीएच को मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा सेल के अंदर, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर बफर सिस्टम काम करते हैं। और इन बफर सिस्टम को अगर हम लोग किसी लैब के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हमें इसके डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हम किसी वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमें बफर सिस्टम मिल जाएगा। या फिर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर यूज कर रहे हैं तो उसके वीक बेस के साथ अगर उसे मिक्सचर बनाएंगे तो भी हमें बफर सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। सो बफर सिस्टम का जो पीएच है ना, ये आपका वैरी कर सकता है एंड ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपको कैसी पीएच मेंटेन करनी है, उसी हिसाब से हम लोग बफर को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये तो कि जनरल बात कि बफर सिस्टम अगर हम लोग बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे बफर सिस्टम है ना, जो बहुत सारे बफर सिस्टम काम कर रहे हैं और उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि वो पीएच को रेसिस्ट कर सकते हैं। और वो रेसिस्ट कैसे करेंगे, देखिए, कोई भी हमारा जो बफर सिस्टम है ना, ये कैसे काम करता है, या तो वो OH नेगेटिव आयन जो है ना, इसको एक्सेप्ट करेगा या H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यानी कि इन दो से ही तुम्हारा पीएच मेंटेन कर सकता है, राइट। जैसे ये समझिए, पीएच बेसिकली है क्या, हमारे पास पीएच का हमारे पास एक रेंज होता है 0 से 14 तक का रेंज, है ना। ये एक जनरल सी बात आप सभी को पता है। 7 जो पीएच होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल पीएच, राइट। अगर पीएच हमारा 7 से लो रहता है तो हम कहते हैं हमारे पास जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, राइट।
लेकिन pH हमारा कैसा है, लोअर है। 7 से अगर हम लोग मूव करते हैं इस साइड में, यानी कि 7 से 14 की तरफ, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर रहता है और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे pH ज्यादा होता है ना। तो अब आप सोचिए, अगर मेरे पास pH एसिडिक है, ठीक है, और एसिडिक को मुझे क्या बनाना है, मुझे बेसिक बनाना है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करा दूंगी। तो बफर सिस्टम बेसिकली काम ऐसे ही करता है। बफर सिस्टम को जब सॉल्यूशन को बेसिक बनाना है तो वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा ताकि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की एसिडिटी को कम किया जा सके और उसको क्या बनाया जा सके, बेसिक बनाया जा सके। जब बफर सिस्टम को किसी मीडिया को एसिडिक बनाना होता है तो वो OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बफर सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, ये काम करता है pH को रेसिस्ट करता है by accepting the H positive ion or the OH negative ion, राइट। इसीलिए जब भी हमारे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चेंज होगा तो हमारा pH ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। बफर सिस्टम का मेनली काम ही यही होता है कि वो pH को मेंटेन करेगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके, ठीक है। ऑल्दो हमारी बॉडी के अंदर जब भी pH को मेंटेन करने की बात आती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर और भी सारे सिस्टम्स हैं जो pH को मेंटेन करने में काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग हमारे ब्रेन की बात करते हैं तो आपको पता है हमारे ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, बेसिकली मेडुला ऑब्लंगेटा में हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, है ना। तो हम अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि अगर हमारी बॉडी के अंदर pH को मेंटेन करना है तो क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहला बफर सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है और इसी बफर सिस्टम के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। दूसरा हमारे पास काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर बेसिकली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और ये रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। थर्ड हमारे पास जो ऑर्गन आता है दैट इज किडनी। किडनी भी क्या करेगी, ये हमारी pH को कंट्रोल करेगी। कैसे करेगी, आपको पता है किडनी का काम क्या है, प्योरिफिकेशन का, है ना। और किडनी जब प्योरीफाई करती है तो बहुत सारे आयंस को भी रिलीज आउट कर देती है आपकी यूरिन के अंदर। तो जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ pH हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी किडनी उसको प्योरीफाई करके एक्सपेल करने लग जाती है, यानी कि एक्सेस ऑफ सॉल्ट को या बेसिस को यूरिन के अंदर वो एक्सपेल करेगी जिससे भी वो pH को मेंटेन कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो 3 लेवल पर हमारी बॉडी के अंदर pH रेगुलेशन होता है, आइदर विद द हेल्प ऑफ बफर सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, या किडनी की हेल्प से कि जो भी एक्सेस बेस है या एसिड है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन बफर सिस्टम को हम लोग मेजरली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बफर सिस्टम जो होता है ना, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर काम कर लेता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर बफर सिस्टम एसिडोसिस और अल्कोलोसिस को रिमूव कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। इसीलिए बफर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही एक इफेक्टिव जो रोल है वो प्ले करता है इन दी pH रेगुलेशन, ठीक है। सो यस, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जब भी हम बफरिंग एक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं कि एक नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस बना के रखना है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा बफर सिस्टम बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, इस बफर सिस्टम को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑल्दो बहुत सारे बफर सिस्टम है जो काम कर रहे होते हैं और उसमें से एक फेमस बफर सिस्टम का एग्जाम्पल है जो आप सभी ने आई थिंक सुना ही होगा, आप उससे फेमिलियर होंगे ही होंगे। उस बफर सिस्टम का नाम है उस बफर सिस्टम का नाम है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारे पास बफर सिस्टम हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम, ठीक है। अब ये बफर सिस्टम कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा समझेंगे ताकि हमें ये समझ में आए बफर सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करे, ठीक है। अब सिंपली एक बात हमारी समझिए, हमारे पास जो एसिड्स होते हैं ना, अब मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। सभी एसिड के पास एक कैपेबिलिटी है कि रिवर्सिबली आयोनाइज्ड हो सकती है। आयोनाइज्ड होगी यानी कि H पॉजिटिव आयन और यहाँ से हमारा क्या बनाएगा, ये क्लोराइड नेगेटिव आयन बना लेगा,
ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे पास एसिड है इनके पास क्या कैपेबिलिटी है कि ये रिवर्सिबली आयनाइज्ड हो सकते हैं, और जब भी ये रिवर्सिबली आयनाइज्ड होगा ना तो क्या होगा कि इसके पास ये आयंस बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमें इसकी मिल जाएगी, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि हमारे हर एसिड के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो सकता है। अब हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो रेशियो है बिटवीन द मल्टीपल ऑफ द डिसोसिएटेड आयन ऑफ एन एसिड एंड अनडिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ एन एसिड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमने कहा हमारे पास एसिड्स जो होते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो रिवर्सिबली अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इस चीज को बोलेंगे, आयन जितने भी हमारे डिसोसिएट हुए हैं, कुछ परसेंट हमारा डिसोसिएट हुआ है, कुछ परसेंट हमारा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। अब अगर हम इनके बीच में रेशियो निकालें, यानी कि डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड जो हमारे पास एसिड है, अगर हम उसका रेशियो निकालते हैं तो ये हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो कांस्टेंट हमारे पास आएगा रेशियो में, उसको हम लोग डिनोट करते हैं के प्राइम से, ठीक है। ओके, दूसरी बात हमने क्या कही, ये तो मेरी पहला कंक्लूजन हो गया, मेरा ए कंक्लूजन हो गया। मैंने क्या कहा, द रेशियो बिटवीन दी मल्टीपल ऑफ द डिसोसिएटेड आयन ऑफ एन एसिड एंड undissociated acid is always constant for an acid and it is called the K prime, ठीक है। दूसरा मेरा कंसेप्ट कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द मल्टीपल ऑफ द डिसोसिएटेड आयन ऑफ एन एसिड एंड अमाउंट ऑफ एसिड गैस डिसॉल्व इन वाटर इज आल्सो कांस्टेंट, और उसको हम डिनोट करेंगे के वैल्यू से, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या कहा, हमने कहा पहली चीज हमने कहा कि अगर मैं रेशियो निकालती हूं मेरे डिसोसिएटेड आयन और मेरे अनडिसोसिएटेड एसिड का, तो वो मेरा कांस्टेंट रहेगा, उसको मैं के प्राइम से डिनोट करूंगी। दूसरी वैल्यू मैंने क्या कहा कि अगर मैं मेरे डिसोसिएटेड आयन का इसकी गैस के साथ अगर रेशो निकालती हूँ, जैसे कि मेरी यहाँ पे गैस हो जाएगी, HCl के केस में मेरी हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, अगर उस कंटेक्स्ट में गैस के साथ इसका रेशो निकालती हूँ तो ये मेरा क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा के वैल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम इस चीज को कार्बोनिक एसिड की टर्म में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम काम करता है जिसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, और उस बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में हमारा जो एसिड होता है वो एसिड होता है हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अभी जो चीजें हमने अभी डिस्कस करी ना उसको हम बाइकार्बोनिक की फॉर्म में या कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में समझेंगे कि किस तरीके से कार्बोनिक एसिड में हमें के प्राइम और के की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ओके, तो कार्बोनिक एसिड है हमारे पास, और कार्बोनिक एसिड हमें पता है क्या है, हमारे पास फॉर्मूला इसका होता क्या है, H2CO3, राइट। ये हमारा बाइकार्बोनेट है ना, हम बाइकार्बोनेट बफर की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि मेरे पास कार्बोनिक एसिड है, मैंने उसको डिसोसिएट कर लिया, राइट। मैंने उसको डिसोसिएट किया, मेरे पास क्या आयन मिलेंगे, मेरे पास मिलेगा H पॉजिटिव मुझे मिलेगा, और उसके साथ साथ मुझे मिलेगा बाइकार्बोनेट आयन, राइट। ये दो चीजें मुझे मिलेंगी, क्योंकि अभी हमने यही तो कहा था कि हमारे पास जो एसिड होता है उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करेगा, अपने आयंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो पहली स्टेटमेंट जो हमने ए स्टेटमेंट की बात करी थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि पहला हमारा आयन ये बना था, दूसरा मेरा बाइकार्बोनेट आयन का रेशियो हमें निकालना है किसके साथ, मेरे अनडिसोसिएटेड एसिड के साथ में, और इस वैल्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे, के प्राइम से, एंड ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मेरा ए स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। उसी के साथ मैंने बी स्टेटमेंट की बात करी थी। बी स्टेटमेंट में क्या कहा था कि द रेशियो बिटवीन द मल्टीपल of the dissociated ion of an acid and amount of acid gas dissolved in water is also constant, ठीक है। तो हम पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि हम बाइकार्बोनेट बफर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ आयन, और इसका रेशियो मुझे किसके साथ निकालना है, अमाउंट ऑफ एसिड गैस, और यहाँ पर हमारी गैस क्या होगी, CO2 गैस होगी, और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे वैल्यू के से,
ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है, राइट। अब हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू होता है k का, ये हमारा 1/400 टाइम्स होता है k प्राइम का वैल्यू। मतलब k का वैल्यू हमारा क्या होगा, 1/400 टाइम्स ऑफ k प्राइम वैल्यू, ये चीज हमारी होती है। ठीक है, ये हमें पता है किसके बारे में, क्योंकि हमारे जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है उसके बारे में ये चीज हमें पहले से मालूम है कि k का वैल्यू 1/400 टाइम्स होगा हमारी k प्राइम की वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज मिल जाती है कि अगर हम H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, क्योंकि हम pH किसको कैलकुलेट करते हैं, pH में बेसिकली हम लोग H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही तो कैलकुलेट करते हैं ना। तो हम इस इक्वेशन को H पॉजिटिव की फॉर्म में लिख लें, है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन को H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, CO2 अपॉन में बाइकार्बोनेट आयन, राइट। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हमने सिंपली क्या किया, हमने इस इक्वेशन को लिया और इसमें से हमने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लिया, राइट। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दोनों साइड में लॉग वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, हमने टेकिंग द लॉग ऑन द बोथ साइड। हमने अगर लॉग लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग H पॉजिटिव इक्वल लॉग K प्लस में लॉग हमारा क्या आ जाएगा, CO2 अपॉन में बाइकार्बोनेट आयन, है ना। कुछ इस तरीके से ही होगा क्योंकि हमने लॉग वैल्यू लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू का ओके यस, अब इसी वैल्यू का हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं। सो चेंजिंग द वैल्यू, वैल्यू हमने कैसे चेंज किया, उसको माइनस लॉगरिथम कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, अगर आपको पीएच वैल्यू, पीएच का अगर डेफिनेशन याद है तो हम उसमें क्या कहते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसा ही तो होता है। और हमें पीएच की टर्म में ही तो कैलकुलेट करना है क्योंकि बफर सिस्टम पीएच को ही रेगुलेट करता है। तो हमें बेसिकली इसी टर्म के अंदर अपनी इस इक्वेशन को लेके आना है। सो हमने यहाँ पर माइनस लॉग वैल्यू लगा दिया और माइनस लॉग करने पे हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाती है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में हमारा गैस, गैस कौन सा था, CO2 गैस था, राइट। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव का हमें पता है मतलब क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू पीएच वैल्यू, क्योंकि यही हमारा पीएच का डेफिनेशन होता है, राइट। ओके, एंड हमें पता है कि अगर माइनस लॉग K की बात करें तो ये हमारा हो जाता है P के वैल्यू। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ से, pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग, और लॉग किसका होगा, बाइकार्बोनेट आयन का अपॉन में हमारा CO2 गैस, राइट। तो यही तो हमारा इक्वेशन है और यही हमारा इक्वेशन है जो हमें चाहिए था, क्योंकि इसी इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पीएच को मेंटेन करने के लिए कितना हमारे बफर सिस्टम को काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पीएच को बैलेंस करने के लिए एक्चुअल में कितना हमारा बफर सिस्टम काम करेगा, कितना उसे डिसॉल्व CO2 को मेंटेन करना पड़ेगा, कितना बाइकार्बोनेट आयन का। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है ना, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं हेंडरसन हैसेलब्लच इक्वेशन। क्या हम कहेंगे इसे, हेंडरसन हैसेलब्लच इक्वेशन, राइट। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का पीएच, एक रीजनेबल एक्यूरेसी तक हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो जो पीएच होगा हमारे ये सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन से हम लोग इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो पीएच होगा सॉल्यूशन का वो पी के वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा अगर हमारे पास इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व CO2 प्रेजेंट है और बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के इक्विवेलेंट होगा तो डेफिनेटली हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, pH इज इक्वल टू पी के वैल्यू आ जाएगा, राइट। ये हमारा पहला जो हमारा हम कह सकते हैं रिजल्ट या कंक्लूजन, हम कह सकते हैं कि पहला हमारा कंक्लूजन क्या निकला, अगर बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन
किसके इक्विवेलेंट होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमारा पीएच वैल्यू पी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन, इसी इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन से हमें क्या चीज पता चल रही है कि अगर हमारा सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए मेरे सॉल्यूशन का पीएच हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एसिड बेस बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमारा पीएच इंक्रीज है वो हम लोग क्या करेंगे, देखो पीएच अगर हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे सॉल्यूशन में। जैसे बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और पीएच जैसे ही इंक्रीज होगी ये किस साइड में मूव कर जाएगा, एल्कलाइन नेचर की तरफ ये मूव कर जाएगा, ठीक है, राइट। यानी कि बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, अगर हमने बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो हमारा पीएच भी बढ़ जाएगा, यानी कि पीएच कैसा हो गया, एल्कलाइन पीएच हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन हो गया। थर्ड कंक्लूजन क्या है कि अगर हमने डिसॉल्व CO2 गैस का अमाउंट बढ़ाया तो हमारा पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे हमारा पीएच कैसा बन जाएगा, एसिडिक साइड की तरफ मूव कर जाएगा। और इसी तरीके से हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एक्चुअल में काम करता है। हमारा जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, अगर इसकी बात करें, हमने कहा कि हर बफर सिस्टम का अपना एक पर्टिकुलर पीएच होता है। ऐसा नहीं है अगर वो बफर सिस्टम है तो उसका पीएच आपका 7 ही रहेगा। बफर सिस्टम का भी अपना एक पीएच होता है, और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का पीएच होता है 6.0, यानी कि इसका पीएच कैसा है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का ये है। और ये बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन और डिसॉल्व CO2 की कॉन्सेंट्रेशन से ही हमारा क्या मेंटेन करता है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करेगा। यानी कि अगर पीएच हमारा 6.0 है तो उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट आयन इक्विवेलेंट है CO2 के बराबर में, ठीक है, यानी कि डिसॉल्व CO2 के बराबर ही हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे। और जब इसे सॉल्यूशन का मेंटेन करना होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर एल्कलाइन साइड पर हमें सॉल्यूशन का पीएच लेके जाना है तो हम बाइकार्बोनेट का अमाउंट बढ़ा देते हैं, यानी कि जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, और अगर उसे पीएच को एसिडिक साइड की तरफ लेके जाना है तो वो CO2 का अमाउंट बढ़ा देगा बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2CO3, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये रिवर्सिबल फॉर्म में है और ये क्या बना देता है, यहाँ से आयनिक फॉर्म बना देता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा बफर सिस्टम काम करता है। और इसमें हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी बफर सिस्टम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का एक्चुअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन का कितना रीजनेबल पीएच वहां पे होगा और कितना बफर सिस्टम को उसमें काम करने के लिए रेगुलेट करना पड़ेगा, रेगुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप गाइस ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।